Hello friends, today we are going to discuss the atomic model. The atomic model first of all proposed by the Rutherford, but Rutherford model is have been failed due to some drawbacks. Now today we will discuss the Bohr's atomic model. Neil Bohr, after the removal of drawbacks of the Rutherford atomic model, a new postulates for the atomic model was proposed in 1913, which is known as नील बोर एटॉमिक मॉडल। इस बोर मॉडल से पहले हम थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड द्वारा प्रपोज किया गया था, उस रदरफोर्ड मॉडल की जो कुछ ड्रॉबैक्स थी, हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा उस पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। वो एक हाई स्पीड के साथ उन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मूवमेंट करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज स्पीसीज जब बहुत तेजी से वहां पर मूवमेंट करती है तो उसकी हाई स्पीडिंग ऑर्बिटिंग मोशन के कारण उसमें एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है, एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन वहां पर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम यहाँ पर पाते हैं कि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जब भी कोई चार्ज बॉडी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई और भी हो, जब अपोजिटली चार्ज किसी स्पेसीज के अराउंड में मूवमेंट करती है तब वो उसके पास में चली जाती है, उसके द्वारा एक एक्सीलरेशन हमेशा डेवलप हो जाता है। नाउ जब उसका एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, एक्सेलरेशन डेवलप होने के साथ उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो वहां पर एनर्जी लूज कर रहा है। जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगी उसका न्यूक्लियस के साथ में डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा दैट will be the loss of existence of the nucleus। वहाँ न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मूवमेंट कर रहा है, बट ये एक्सीलरेशन के कारण इसकी ऑर्बिट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। बट इट इज नॉट सो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इससे तो हमारे एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की। नाउ अब हम अगर दूसरी बात करें, यहां पर सेकेंड ड्रॉबैक जो थी कि इफ द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट्स लाइट, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली लाइट रेडिएशन को इमिट कर रहा है, इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड बी कंटिन्यूअस, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। बट हम पाते हैं कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूस नहीं आता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में आता है। तो ये दो बड़ी ड्रॉबैक थी जिसके कारण रदरफोर्ड मॉडल फेल हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर इन सारी ड्रॉबैक को रिमूव करते हुए नील बोर ने 1913 में एक प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर अपना नई थ्योरी प्रपोज की, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर द इलेक्ट्रॉन इन एटम बिहेव्स एज ए material particle and revolves around the nucleus in fixed concentric circular orbits or the cells, and these concentric energy levels are called as energy cells or energy orbitals। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल में लाई करता है, उसमें मूव करता है। यहाँ पर हम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसकी जो चारों ओर की ऑर्बिटल होंगी ये इनकी पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस के डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एनर्जी लेवल इनका अप होता जाता है। अर्थात जो लेवल, जो एनर्जी स्टेट हमारे न्यूक्लियस के नज़दीक होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाहर की ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। फर्दर हम बाहर जाएंगे, इस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, और
कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वो एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से। इसको हम डेनोट कर सकते हैं। अगर हमारी इस ऑर्बिटल की एनर्जी E1 है तो इसको हम E2 डेनोट कर सकते हैं, इसको हम E3 डेनोट कर सकते हैं और इस ऑर्बिटल को हम E3 एनर्जी का नाम दे सकते हैं। और ये जो एनर्जी का ऑर्डर होगा हमारा E1 लेस देन E2 लेस देन E3 एंड लेस देन E4, ये हमारा ऑर्डर होगा। और इन एनर्जी लेवल्स को, इन एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम डेनोट करते हैं K L M N O डैश। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारा, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से जो एनर्जी लेवल आता जाएगा हम उसको डेनोट करते जाएंगे। एंड K L M N ये जो होंगे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग होंगे। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि ये 1 है तो ये वैल्यू K हो जाएगी, यदि ये 2 है तो ये वैल्यू L हो जाएगी, और ये 3 है तो ये वैल्यू M हो जाएगी, 4 क्वांटम नंबर है तो ये वैल्यू N हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक फिक्स्ड स्टेशनरी यहाँ पर स्टेट होती है पर्टिकुलर एनर्जी की। इस स्टेट से वो एसोसिएटेड होकर वहाँ उस ऑर्बिटल में मूव करता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, as long as electron revolves in a particular orbit, it neither absorbs nor emits the energy। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव करता है, ना तो वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही कोई एनर्जी रेडिएट करता है, इमिट करता है। दैट इज वाई द एनर्जी लेवल्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। इसीलिए उन एनर्जी लेवल्स को, जो हम ये बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स की, इनको हम एनर्जी स्टेशनरी स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसमें फर्दर 2 पॉइंट्स हैं। द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स राइजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू अपर एनर्जी स्टेट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेवल में उसका जो पहले जो ग्राउंड स्टेट उसकी है, जिस एनर्जी लेवल में वो एग्जिस्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, उस एनर्जी लेवल में जब वो कहीं से एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करने पर उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, तब हमारी ये जो ऑर्बिटल है ये पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से एसोसिएटेड है, ये इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। बट एनर्जी हाई हो जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल में जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग उसकी अब एनर्जी हो गई है, जिससे एसोसिएटेड उसकी एनर्जी लेवल है। नाउ सपोज वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद अपनी E1 लेवल जो उसका पहले था, अब वहाँ से ज़्यादा लेवल वाली एनर्जी लेवल E2 है, तो E2 एनर्जी लेवल पर जंप करके चला जाता है, तो उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो E2 माइनस E1 होगा। और ये E2 माइनस E1 इजकल टू डिपेंड करेगा h न्यू के बराबर। ये E2 माइनस E1 इजकल टू होगा h न्यू, विच विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। वो केवल फोटोन के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन केवल फोटोन के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। E2 लेवल जो अपना उसके हायर एनर्जी लेवल है वो अपर एनर्जी लेवल E2 में जाएगा, और वहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो इस फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट। जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है तो उसके बाद वो जब वापस आएगा तो वापस किस प्रकार से आएगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एनर्जी फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में गया था, सेम उसी तरह से जब वो वापस आएगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता हुआ आएगा। वो रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, जो कि वो फोटोन के रूप में होगी, वो एनर्जी भी फोटोन के रूप में होगी। और सिमिलरली यहाँ पर E2 माइनस E1, तो ये एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी h न्यू फोटोन के बराबर। जब वो कम बैक वापस आ रहा है तब भी उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो h न्यू इस फोटोन की एनर्जी के बराबर ही होगा। अर्थात नेचुरली जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी
अब जब उसने ग्राउंड स्टेट में था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपर एनर्जी स्टेट में गया है, तो वापसी में भी उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट करता हुआ आएगा, बट वो द रेडिएशन जो होगा वो फोटोन के रूप में होगा, उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। Now the third point is associated with the angular momentum of the electron. The electron can move only in that orbit in which the angular momentum of the revolving electron is an integral multiple of h upon 2 pi. That is mvr is equal to nh upon 2 pi, where m is the mass of electron, v is the velocity, and r is the radius of orbit. जो उसकी ऑर्बिट है जिसमें मूव कर रहा है वो रेडियस होगी। h इज द प्लांक कांस्टेंट, and 2 pi is the constant, n is principal quantum number, ये इक्वेशन हमको डेनोट करती है कि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। दैट मीन्स ये हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक होल नंबर होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से यहाँ पर बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारा एटॉमिक मॉडल था जो कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को रिमूव करके प्रपोज किया गया, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाने की संभावनाएं थी, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जिसके आधार पर हम यहाँ यह कह सकते हैं कि दिस वाज वेरी मच more successful than Rutherford model. Now, the advantage of Bohr's model, we will discuss the advantage of this Bohr model. The achievement of Bohr's model in the following way: explanation ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जैसे कि हम रदरफोर्ड मॉडल में देखे थे कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और उसकी एनर्जी लूज होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है और ओवरऑल उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिक्रीज होती जाती है और लास्ट में वो न्यूक्लियस में चला जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिलीज करता है, जिस कारण से उसकी जो यहाँ पर रिवॉल्विंग पोजीशन पर है वो एज सच बनी रहती है, वो अपनी एनर्जी स्टेट में लगातार रिवॉल्व करता रहता है। Now the second is how is the emission spectrum produced. यहाँ पर emission spectrum में भी अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एनर्जी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिलीज नहीं होती है, वो उतनी एनर्जी रिलीज करता है जो वो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वो 10⁻⁻5 सेकेंड, 10⁻⁻ सेकेंड इसका लाइफ टाइम वहाँ पर होता है। इतने सेकेंड के लिए वो हायर एनर्जी स्टेट में रुकता है और उसके बाद वो वापस अपनी स्टेशनरी स्टेट में वापस आता है। तो यहाँ पर जो इतनी एनर्जी रेडिएट करता है वो फोटोन के रूप में रिलीज करता है, जिस कारण से यहाँ पर जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है वो प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स विल बी द origin of the emission spectrum produced. Now how is the absorption spectrum produced? हमारे पास जब हम किसी सॉल्यूशन से रेडिएशन पास करते हैं तो रेडिएशन पास करने के बाद उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर लैटिस के हिसाब से वो मॉलिक्यूल अपनी लैटिस के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। उस रेडिएशन से वो जो एब्जॉर्ब करता है उसके बाद जो इमिशन प्राप्त होता है, उसके बाद जो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो जिस फोटोन को, जिस एनर्जी के फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो फोटोन वहाँ से मिस हो जाते हैं और एक आपको ब्लैक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि किस फोटोन को, किस तरह के फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया है, एंड दैट्स विल बी द ओरिजिन ऑफ the absorption spectrum.
Number fourth is how is the emission spectrum of hydrogen produced. जब हम एक हाइड्रोजन गैस से भरे ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ब्लूइश ग्लो प्राप्त होता है। इस ब्लूइश ग्लो को जब हम प्रिज्म से एनालाइज करते हैं तो हमें यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल रीजन का हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार का और कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। ये जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो रहा, इसमें ये एक ग्रुप होता है कुछ लाइंस का, सेवरल लाइंस का एक ग्रुप होता है जिसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और ये सेवरल लाइन 5 लाइंस होती हैं जिनको हम लाइमन बामर पास्चन, लाइमन वामर पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से हमको यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का प्राप्त होता है, जिससे ये हमारा पूरा बोर मॉडल सक्सेसफुल प्रतीत होता है कि इन सारे जो पूरी ड्राइबैक हमारी यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की ड्राइबैक थी वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाती हैं और कई नई चीज़ें यहाँ पर स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सारे के सारे स्पेक्ट्रम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं।